एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो अस्त्र MK1 की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको कि भारत के द्वारा स्वतः डेवलप किया गया है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 100 किलोमीटर से ज्यादा कही जाती है, 110 किलोमीटर के लगभग कही जाती है। कुछ जगह इसको 90 या 80 किलोमीटर भी हम कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि लिमिटेड प्रोडक्शन में 50 मिसाइलें गई हुई थी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑर्डर की गई थी, जिसको कि उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी थी। अब जो 2020 में कुछ 250 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया गया था, उसकी डिलीवरी भी कहा जा रहा है कि 2022 से स्टार्ट हो जाएगी और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के प्रथम क्वार्टर में ही इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। 2022 के अंत तक इसको कंप्लीट करना है। कितने मिसाइल किसको मिलेंगे? 200 मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑर्डर किए गए हैं, जबकि 50 मिसाइल इंडियन नेवी के लिए ऑर्डर किए गए। इंडियन नेवी कौन सा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है? MiG-29K। इसका मतलब यह है कि MiG-29 के लिए भी इसको इंटीग्रेट कर लिया गया है नेवी के लिए। पर अभी इंडियन एयरफोर्स की जो MiG-29 UPG है, जो कि अपग्रेड करने के बाद इसका नाम हो चुका है, उसके लिए इसका काम चल रहा है, इसके इंटीग्रेशन का काम चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि पहले 50 अस्त्र, उसके बाद 250 अस्त्र और उसके बाद जब इस इंडियन एयरफोर्स वाले मिग को भी इसके लिए तैयार कर लिया जाएगा तो 200-300 का और ऑर्डर दिया जाना है। इसके अलावा तेजस के लिए भी इसका इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, पर डर्बी मिसाइल का इस्तेमाल मुख्यतः उसमें अभी होने वाला है। आगे चल के तेजस में भी इसका इस्तेमाल होगा। यानी कि एक तरह से जो हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ था कि अस्त्र MK1 को जनरलाइज करना है इंडियन एयरफोर्स में, हर एयरक्राफ्ट में इस मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो अब हमें दिखने लगी है। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि C295 जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको कि हम एयरबस स्पेन को ऑर्डर दिए हुए हैं कुछ 56 एयरक्राफ्ट का, जिसमें कि 16 एयरबस स्पेन के द्वारा ही हमें प्राप्त होने वाले हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि रडार वार्निंग रिसीवर, इसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ये 2 ऐसे सिस्टम हैं जो कि आने वाले मिसाइल या कोई जो हथियार अगर हमसे टकराने वाला है, एयरक्राफ्ट से टकराने वाला है, उसकी वार्निंग देते हैं और काउंटर मेजर अप्लाई करने के लिए कहते हैं या अप्लाई भी करते हैं ऑटो में। तो इस चीज को, ये जो सिस्टम है वो BEL के द्वारा बनाया जाना था। मैंने आपको खबरें में बताया था कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत किया जा रहा है और जनरल में तो यही लग रहा था कि ये एयरबस की टेक्नोलॉजी है, पर अब ये पता चल रहा है कि ये DRDO की टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया हुआ है और ये एक असली एक्सपोर्ट इसको कहा जा सकता है। भारत के द्वारा यह कहा गया है कि ये जो सिस्टम है इस एयरक्राफ्ट में हमारा इंडिजिनस लगेगा। इंडिजिनस सिस्टम होने की वजह से स्पेन को भारत से ये जो डिफेंस सिस्टम है वो खरीदना ही पड़ा और अब जाके ये इस एयरक्राफ्ट में लगने वाला है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसको कि हमने इसको डेवलप किया, अपने एयरक्राफ्ट में लगवाया। तो ये दर्शाता है कि भारत में भी अब बड़े बड़े एयरक्राफ्टों के लिए इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। धीरे धीरे हम अब ये देखेंगे कि जो इंपोर्ट होने वाले एयरक्राफ्ट हैं उनमें हमारा इंडिजिनस सिस्टम भी होगा और धीरे धीरे ये चीज पूरा कन्वर्ट हो जाएगी। जो एयरक्राफ्ट है वो पूरे इंडिजिनस सिस्टम से कन्वर्ट हो जाएगी और भारत में जो अभी हम तेजस बना रहे हैं उसमें काफी इक्विपमेंट भारत बाहर के लगे होते हैं। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें सब देसी इक्विपमेंट लगने लगेंगे। अब बात कर लेते हैं GSH-23 ट्विन बैरल ऑटो कैनन की, जो कि तेजस में लगाया जाना था। 2015 में ही इसका ट्रायल किया जा रहा था, पर इसमें वाइब्रेशन होने के कारण इसका ट्रायल टाल दिया गया था और FOC जब दिया गया तेजस को, तब भी ये कहा गया कि इस गन की कोई दिक्कत नहीं है, इस गन के बिना, इसके वर्किंग के बिना ही हम FOC दे देंगे। एक रियायत दी गई कि ताकि तेजस को जल्द से जल्द इंडक्ट किया जा सके, पर अब ये रियायत हमेशा के लिए तो है नहीं। गन को काम करने योग्य तो तेजस में होना ही चाहिए, इसलिए LSP-7 वाला जो तेजस है वो आ चुका है HAL की फैसिलिटी में और इसमें इस ऑटो कैनन या गन को लगाकर अब देखा जाएगा। अगर इसमें ग्राउंड में वाइब्रेशन नहीं आती है तो इसके फिर फ्लाइट टेस्ट को भी अप्रूव किया जाएगा और इसका फ्लाइट टेस्ट होगा और तब यह देखा जाएगा कि सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं RIC मीटिंग की। रशिया, इंडिया, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, हर चीजों पे बात हुई। शुरुआत में जब भारत ने अपना ओपनिंग जो भाषण दिया, हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा अपना ओपनिंग स्पीच जब दी गई तो उसमें कहा गया, सब चीजों पे बात की गई और बताया गया कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीजों को नहीं होने देना चाहिए। अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुंचनी है वो आसानी से पहुंच सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीजों के बारे में बात की गई। और वहीं भारत और रशिया के द्वारा जो विंटर में ओलंपिक्स होने हैं, विंटर ओलंपिक्स होने हैं 2022 में बीजिंग में,
उसका समर्थन किया गया। पैरालंपिक्स होने हैं, उसका समर्थन किया गया। और फिर से भारत ने चीन की उपस्थिति में, रशिया की उपस्थिति में डिप्लोमेटिक रिलेशन खेला। चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें इंटरनेशनली करनी पड़ती हैं। अगर कोई गेम्स होने हैं तो उसका समर्थन करना पड़ता है, उस सब चीजों में हस्तक्षेप नहीं डालना चाहिए, ऐसा आप कहेंगे। पर क्या हमें एलएसी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहिए? किसी भी देश के द्वारा एलएसी का नाम नहीं लिया गया। जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके बावजूद ये सारी जो शांति की बातें हैं, खेल की बातें हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इन सब चीजों की बात की गई। चीन के द्वारा भी ये एलएसी का मुद्दा नहीं उठाया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत, रशिया और चीन के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा भैया, जब आप अपनी पूरी सेना 50,000 के लोगों को वहां पर एलएसी में लगा रखे हैं, हम लगा रखे हैं, तो ट्रस्ट कहां पे बिल्डअप होगा? पर इन चीजों का जिक्र नहीं किया गया। भारत तो हमेशा ही ऐसे जो इंटरनेशनल फोरम होते हैं, ट्राइलेटरल फोरम, या 2 देशों से ज्यादा देश इसमें शिरकत करते हैं, वहां पर इस तरह की बातें नहीं उठाता है। पर क्यों नहीं उठाता? उठाना चाहिए ना। बहरहाल यहाँ पर हम कुछ भी कह लें, इंटरनेशनल फोरम में हम चीन के साथ रिलेशन खेल रहे हैं। अब ये देखना है कि ये खेल कहां तक बढ़ता है। क्या हम केवल जुबानी जो खेल है वो खेल रहे हैं, या इंटरनल भी खेल रहे हैं? क्या हम इंटरनल कुछ चीन के खिलाफ बना भी रहे हैं प्लान, या नहीं बना रहे हैं? ये सब देखना है, ये भविष्य में देखना है कि आगे क्या होता है। वही बात कर लेते हैं भारत और नेपाल के डिफेंस सिस्टम की। भारत की आर्मी के द्वारा नेपाल की आर्मी को एक वर्कशॉप ट्रक गिफ्ट किया गया है। ये ट्रक LPTA 1628 के नाम से जाना जाता है, और जो नेपाल की आर्मी का जो मोबिलिटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो अच्छे से स्मूथली होता रहे, इस ट्रक की इसीलिए उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। ये तब हो रहा है जब उनके सेना प्रमुख को भारत का सेना प्रमुख का ऑनरेरी दर्जा मिला था, और उसके बाद वो अपने देश लौटे हैं, और उसके बाद इस प्रकार की गिफ्टबाजी चल रही है।